Okay, good morning students. After discussing the coefficient of friction, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनके बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. क्या हम डिस्कस करेंगे अब इस टॉपिक में? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जब बॉडी जो है रफ इंक्लाइंड में नीचे की तरफ स्लाइड करती है तो वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करते हैं. ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर ये प्लेन जो होगा वो कैसा होगा, रफ होगा. ठीक है, उसके ऊपर ये बॉडी पड़ी है जिसका मास जो वो कितना मान रहे हैं हम, m मान रहे हैं. ठीक है, अब ये बॉडी जो बोलते हैं स्लाइड करेगी जब नीचे की तरफ, तो कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी. तो ये एक्सेलरेशन हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है. तो ये स्लाइड कब करेगी? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन को इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस माने तो ये इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ उठाता चलूंगा तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, जहां पे ये बर्स्ट करेगा टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, जैसे ही मैं एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल करूंगा तो अब ये बॉडी क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी. ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, ये स्लाइड कर रही है. तो मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन में एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल रखना है ताकि ये बॉडी स्लाइड करे. तभी अगर स्लाइड करेगी तभी मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा. समझा रही बात? तो मान लो वो एंगल मैंने मान लिया थीटा. कितना मान लिया मैंने एंगल? ये थीटा मान लिया. समझाइए बात? एंगल ऑफ रिपोज से एंगल जब ज्यादा होगा तभी ये बॉडी स्लाइड करेगी, अदरवाइज बॉडी तो इसके ऊपर ही रेस्ट में रहेगी. ठीक है, तब थोड़ी नहीं स्लाइड करेगी. तो स्लाइड जब करेगी बॉडी तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब जब वेलोसिटी चेंज हुई तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना. सेम वही है बट इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना. देखो, वेट ऑफ द बॉडी किस तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. किस तरफ एक्ट किया, वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट इज W इज इक्वल टू mg. नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ एक्ट करती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज r. ठीक है, इसको जरा साइड में बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं इसको. ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ एक्ट की, वर्टिकली अपवर्ड. अब क्या कैलकुलेट करना हम लोगों को, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो रिएक्शन और वेट तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो जब काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को दोनों में से किसी एक का रेजोल्यूशन करना पड़ेगा. रेजोल्यूशन मतलब इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कौन सा कंपोनेंट किसका काम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट में होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी. तो वेट जो है वो किसको काउंटर बैलेंस कर रहा होता है, नॉर्मल डायरेक्शन को. बट यहाँ पे केस अलग हो गया, अब इंक्लाइंड प्लेन में चलेगी बॉडी, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी. ठीक है, वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें या तो r को रिजॉल्व करना पड़ेगा या वेट को रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट को रिजॉल्व कर देता हूँ. किसको रिजॉल्व कर देता हूँ, वेट को. तो देखो यहाँ पे ये आगे मेरे पास एक कंपोनेंट है. एक्चुअल में वेट को कहाँ पे होना चाहिए था, जहां पे एक्चुअल में वेट को होना चाहिए था, दैट कंपोनेंट विल एक्ट एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या तो फिर जहां से वेट शिफ्ट होके आया हुआ है. ठीक है, देखो वेट यहाँ पे था. ठीक है, अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे रखता तो वेट को कुछ इस तरह से होना चाहिए था. ठीक है, नहीं, तो वेट यहां से शिफ्ट होके कैसे आ गया, इस तरह से आ गया नीचे की तरफ. ठीक है, तो शिफ्ट कहां से हुआ, यहां से शिफ्ट हुआ ये वेट. ठीक है, जहां से वो वेट शिफ्ट हो रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगा. तो ये कंपोनेंट जो बनेगा उसको मैं लिखूंगा mg cos थीटा. और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है. ठीक है, उस वेक्टर के cos कंपोनेंट के बराबर होती है. तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा, क्योंकि जितने एंगल से आप इसको उठाओगे उतने एंगल से वेट शिफ्ट होगा. ठीक है, और एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, mg sin ऑफ थीटा. फिर वही बात ये. अब एक और बात इसने बोली है कि प्लेन कैसा है, रफ प्लेन है. ठीक है, रफ प्लेन है तो इसमें ऊपर फ्रिक्शन एक्ट हो रही होगी. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट होगी, ऑब्वियसली है बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी एक्ट इन अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्रिक्शनल मोशन ऑफ द बॉडी. बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो वो एक्ट करती है. क्लियर हुई बात यहाँ पे सभी को. डायग्राम अगर आपको नहीं आएगी तो आप आर्टिकल सोल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में जितने भी आर्टिकल आप करोगे डायग्रामिकली ही होते हैं. डायग्राम अगर आपकी क्लियर है तो यू कैन इजीली सोल्व दिस.
आर्टिकल, अदरवाइज डायग्राम क्लियर नहीं होगी तो आप किसी भी आर्टिकल को सोल्व नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो, अल्टीमेटली यू विल फॉरगेट आफ्टर 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के बाद उसको भूल जाओगे। तो डायग्राम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना कि डायग्राम कैसे बढ़ रही है, कैसे इसके रेजोल्यूशन हो रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो देयर आर द डायग्राम हमारे पास कंप्लीट है, द नंबर ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो पहली फोर्स देख लेते हैं हम कौन सी एक्ट कर रही है, वेट, ठीक है, mg किस तरफ एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसी तरह से सेकंड फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कैसे एक्ट की, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थर्ड फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द, कहां पे की, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर हुई बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी प्रॉब्लम, क्योंकि वेट और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे थे, तो मुझे वेट को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट आया वेट का, वेट को जो मैंने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट में, तो पहला कंपोनेंट क्या है मेरे पास, mg cos ऑफ थीटा। वो क्या कर रहा था, काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस किसको, नॉर्मल रिएक्शन को कर रहा था। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू कॉस ऑफ, सॉरी कॉस नहीं, mg cos ऑफ थीटा, लिखता हूं इसको ऐसे में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। क्या लिखती है मैंने, mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि दैट इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से सेकंड दे दो, सेकंड कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, b कंपोनेंट, ठीक है, mg sin ऑफ थीटा, हेल्पिंग द बॉडी, किसके लिए हेल्प करवा रहा है, टू स्लाइड डाउन, हेल्पिंग द बॉडी टू स्लाइड डाउन। और बिजी बात है, इन दोनों कंपोनेंट्स में ये कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है, तभी ये स्लाइड डाउन करवा रहा है इस बॉडी को नीचे की तरफ। अगर मान लो दोनों बराबर होते तो बॉडी ने यहीं पे रहना था, और अगर मान लो फ्रिक्शन ज्यादा होती तो बॉडी ने ऊपर की तरफ चलने में पड़ना था। क्लियर हुई बात है। तो mg sin थीटा क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स से काम कर रही है, क्यों, क्योंकि बॉडी एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, नेट फोर्स। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, नेट फोर्स, 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक mg sin थीटा और एक f, ठीक है। तो देखो mg sin थीटा बड़ा और f छोटा है, ऐसा क्यों, क्योंकि mg sin थीटा ही उस बॉडी को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, mg sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ f, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो छोटी होगी, समझा रही बात। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी हो जाती तो बॉडी ने ऊपर की तरफ जाना था, ठीक है, mg sin थीटा बड़ा है तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। फिर वही बात ये कि बैलेंसिंग होती है, फोर्सेस की बैलेंसिंग होती है, इस तरीके से हमें पता चलता है कौन सा कंपोनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर वही बात है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये बन जाएगा mg sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ f, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पे इसको सोल्व करने की बात, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो सिंस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने किया, किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r के बराबर। तो यहाँ से मैं f की वैल्यू निकालूं, f किसके बराबर आ गया, म्यू इनटू r। तो इस f की वैल्यू को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्टीमेटली आई विल गेट द इक्वेशन ma इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू इनटू r। बन गई यहाँ पे ये इक्वेशन। अब देखो r की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के रखी थी यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं अब। ma इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू, कितना बन जाएगा, r की वैल्यू mg cos ऑफ थीटा। फिर भी बात ये, ठीक है, कहां से लिए मैंने इस वैल्यू को, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बस अरेंज करना है। अब आपने अरेंज कैसे करोगे, देखो mg कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा ma इज इक्वल टू mg, अंदर कितना आ गया, साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ थीटा। m से m कट गया, मुझे तो एक्सेलरेशन निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास आ गई है, कितनी, a इज इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज द टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in this body when it slides down in an inclined plane। कौन सा inclined plane, a rough inclined plane है। मेरी वही बात ये,
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होती है, हमें पता है उसके बारे में। साथ में साइन ऑफ एंगल का पता होना चाहिए, कितने एंगल से हम उस इंक्लाइंड प्लेन को उठा रहे हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, ठीक है, 90, कितने एंगल पे। साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, ये चीजें अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो यू कैन इजीली गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बॉडी। तो इसी इक्वेशन का यूज करके आप एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हो। फिर भी बात है, अब मान लो स्पेशल केस में नोट देते हैं, यहाँ पे नोट्स में क्या है हमारे पास, मान लो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी? तो एक्सेलरेशन में ही छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है। व्हेन बॉडी, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन बॉडी मूव्स अप, ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो आएगी मेरे पास, इसमें छोटा सा चेंज हो जाएगा, क्या? साइन ऑफ थीटा प्लस आ जाएगा, पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब मान लो म्यू, अगर मान लेता हूं कि ये सरफेस जो बड़ा ज्यादा स्मूथ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। केस 2 में इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस को हम स्मूथ मानते हैं, ठीक है, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। जब म्यू की वैल्यू 0 होगी तो ये कंपोनेंट सारा क्या हो गया? 0। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर मेरे पास? जी साइन ऑफ थीटा। मतलब एक प्लेन सरफेस पर विदाउट रफ सरफेस, ठीक है, मतलब स्मूथ सरफेस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी, किसके इक्विवेलेंट? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो इजीली आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि नीट, जेईई, एडवांस और मेंस में इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस आ जाता है इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर। अब मान लो प्लेन जो परपेंडिकुलर ही हो गया है, कैसे? प्लेन को उठाता हो गया मैं, इस तरह से रख दिया, तो इसमें बताओ कि अब एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का आ गया। तो एक्सेलरेशन इस बार फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जी साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ म्यू कॉस 90 डिग्री, समझाए बात ये? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, म्यू कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट आया? जी के इक्विवेलेंट आएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी जब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में रख दोगे तो बॉडी तो फ्रीली फॉल बन जाएगी। ये बॉडी क्या होगी? अब फ्रीली फॉल बॉडी होगी, ठीक है। फ्रीली फॉल बॉडी जो है किसके इन्फ्लुएंस में मूव करती है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया, ठीक है। बॉडी जो कैसे होगी? फ्रीली फॉल होगी, और किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है? ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, ठीक है। So this is all about the acceleration of the body sliding down in a rough inclined plane.